किस सेक्शन में किया जा रहा है, मेरा अपराध क्या है। और ये दरोगा जी की मर्जी नहीं है कि मैं बताऊं कि ना बताऊं, उसे बताना होगा, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। और अथवा ऐसा कोई कानून नहीं बना कि उसके सामान को उठा के चारपाई को पार कर दो। ये उद्देश्य का है, इसको किस तरह से भारत के लोगों को किस तरह से न्याय की समानता, अवसर की समानता, शिक्षा की समानता, स्वतंत्रता की समानता, ये कैसे मिलेगी। संविधान लिखने के बाद से धारा 13 का बहुत बड़ा महत्व है, आप नहीं बना सकते। अब आप कहते थे पब्लिक डोमेन में बात आ गया था कि संविधान बदला जाएगा। भारत सोशल कल्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष जो मेरे परम मित्र हैं मिस्टर वीपी सिंह, और इस मंच पे सम्मानित भिक्षु जी और उपासक भिक्षुका जी और अन्य सम्मानित लोग जो मंचासीन हैं, इस मंडाल में उपस्थित सभी मातृशक्ति भाइयों और बहनों, पहले मैं आप लोगों ने यह निमंत्रण देके बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे अपने लोगों में रूबे आज बात करने का सीधे अवसर मिलेगा आपसे। ये मुझे फ़ख्र है इस बात का। हम जिस विचारधारा के बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आपने पूर्व वक्ताओं से सुना है, ओजस्वी भाषण अभी भक्ति जी का आपने सुना है, और भी कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं। जाहिर सी बात है, बाबा साहब का साहित्य बहुत बड़ा है, बौद्धिज्म बहुत बड़ा है, बुद्ध एंड धर्मा की शिक्षाएं बहुत बड़ी हैं। तो आपका चूँकि समय भी कम है, आप सुबह से थके हैं और भूख और प्यास भी आपको हो सकती है, तो मैं आपका कोशिश करूँगा कि ज़्यादा समय ना लूँ, लेकिन कुछ मुख्य बातें जो आप तक पहुँचाने का मैं प्रयास करता हूँ। सबसे पहले हम बौद्ध धर्म की बहुत शॉर्ट बात करते हैं। बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है जानिए और मानिए, यानी कि ये वैज्ञानिक धर्म हुआ, ये साइंटिफिक जो सोच है उस पर आधारित है, और उसका जिक्र भारत के संविधान के आर्टिकल 51 में भी दिया गया है। हम सुपरस्टिशन नहीं होंगे, यानी अंधविश्वास नहीं होंगे। अभी हमारे भिक्षु जी ने इस पर काफ़ी देर तक अपने विचार रखे। अंधविश्वास का मतलब है जो जड़ चीज़ है और उसे मैं अपना बिलीफ सिस्टम ये मान लूँ कि ये गॉड है, जिस पे उनकी शिक्षाएं बहुत आधारित हैं। उन्होंने ये नहीं कहा तथागत बौद्ध ने कि वेदर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज और नॉट, है नहीं है, उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा, आप जानिए और मानिए। अंडरस्टैंड। आगे हम बढ़ते हैं कि हमको यह जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा। ये जानने के तो उन्होंने बता दिया कि पहले जानिए और मानिए। तो ये जानने के लिए आप में विवेक नहीं है, आप में वो एजुकेशन नहीं है जिससे इतना थॉट प्रोसेस आपका इतना वाइड विजन हो जाए, आप जान सकें और मान सकें। फिर तो आप वही बात हुई कि अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपसे कहे कि ये बात सत्य है, या मैं आपके बीच कहूँ सत्य है, तो उसे सत्य नहीं मानना चाहिए। ये बात तथागत बौद्ध ने भी कहा कि कितने लाखों लाखों की भीड़ ये कहे कि बात सत्य है, आपको वो नहीं माननी, पहले सत्य की कसौटी पर उसे परखना है। फॉर एग्जाम्पल 97% लोग का ये बिलीफ सिस्टम है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान है। तो इस बहस में ज़्यादा न पड़ के, चूँकि हमारा भटकाव हो जाएगा, कहीं झगड़ा फसाद भी हो सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एजुकेशन पर ध्यान देना है। बुद्धा और धर्मा में बाबा साहब ने इसमें थोड़ा हिंट भी किया है कि हमारे लोगों में जहाँ धर्म की चर्चाएँ हो, ज़्यादा बहस हो, उसमें इन्वॉल्वमेंट ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम विमुख हो जाएंगे उससे। अब सबसे पहले जो बाबा साहब ने अपनी शिक्षा पूर्ण ग्रहण करने के बाद अब सोचा कि धर्म कौन सा अपनाया जाए, तो उनके सामने मुस्लिम धर्म भी था, सिख धर्म भी था, ईसाई धर्म भी था,
और दूसरा हिंदू धर्म भी था। उन चारों की मीमांसा करने के बाद, क्योंकि लास्ट में जिसमें अब हम हैं या जिससे हमारा कन्वर्जन हुआ बौद्धिज्म में, दिस इज द ड्रास्टिक चेंज, यानी कन्वर्जन हिंदू से बौद्धिज्म हो जाना, एक विचारधारा बदल देना, एक आवरण हमारे शरीर में उतर गया। तो क्या था कि जब हम इस चीज़ की सोच को आगे बढ़ेंगे तो उन्होंने ये पाया कि इन चारों में भी समता का और समानता का वो भाव नहीं चमकता, जिसकी करुणा की, अहिंसा की और प्रज्ञा की बात इसमें बौद्धिज्म में की जाती है। हम सबसे बड़ी लड़ाई हमारी समानता की तो है, यही लड़ाई हमारी कानून की है कि सामाजिक और सामाजिक क्षेत्र में और शैक्षिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में हम समानता मिले। तो हिंदू धर्म क्या कहता है? वी आर द गॉड ऑफ द गॉड, हम सबसे श्रेष्ठ है, सुप्रीमो है। तभी तो बाबा साहब ने सभी का अध्ययन करके और बौद्धिज्म को उन्होंने बनाया। बौद्धिज्म में क्या है इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बौद्ध महासभा में खड़ा हूँ, मेरी इतनी हिमाकत नहीं कि मैं आपको ज्ञान दूँ। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, हमें हमारे जो मित्र हैं उन्होंने भी इसका संकेत दिया था कि हमें किसी की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। हम किसी के कंधे पे चढ़ के और किसी दूसरे धर्म की आलोचना करें, तीखी आलोचना करें, अपने को सुप्रीम बनाएं, तो मुझ में और जो धर्म भीरू हैं उनमें ज़्यादा अंतर नहीं रह जाता। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है कि इससे ऊपर उठ के कौन सी ऐसी चीज़ है। अभी डॉक्टर किशोरीलाल जी ने मुझसे जिक्र कर रहे थे कि जैसा बहुत थोड़ी चंद मिनटों में बात बताऊंगा, उन्होंने कुछ आपसे आश्वासन दिया, बहुत अच्छी बात कह दिया, और वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात कह दिया। तो अब उस पर लाते हैं आपको कि बाबा साहब ने जिस समय शिक्षा ली उस समय पे क्या स्थिति थी, वो बहुत लंबा इतिहास है। लेकिन उनके जो फादर थे वो फौज में सूबेदार मेजर थे, तो अंदाज़ा लगा जो सूबेदार मेजर है उसके बच्चे को भी ये प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। रमाबाई जी जानती थी, उन्होंने जाने से पहले बाबा साहब से कहा था कि कोई तुम्हें कितना ही टीच करे, परेशान करे, तंग करे, आप अपने रास्ते से विचलित नहीं होना। अभी आपको इसी दावत में बुला लिया जाए और जिनके होस्ट है वो आपके पास 5 मिनट न बैठे तो आपका पेशेंस लूज हो जाता है कि जिसके यहाँ आए थे वो तो दिखाई नहीं दे रहा। उनको देखिए स्थिति कि सबसे लास्ट फर्दर वहाँ चल के बैठना है। और मैंने पढ़ा कि वो जो पियोन था जो पानी पिलाता था, जिस दिन वो छुट्टी पर रहेगा तो बाबा साहब पानी पीने से वंचित हो गए। तो इस सब चीज़ से अब हमें शिक्षा क्या लेनी है? शिक्षा ये लेनी है किसी भी तरह से हमें समाज में मान सम्मान अगर वो दिला सकता है तो वह एजुकेशन। हम चाहे हिंदू धर्म में रहें, चाहे हम बौद्ध में हमारा कर्म में हुआ है, मेरे व्यक्तिगत विचार है उससे मैं ज़्यादा फर्क नहीं मानता। मैं फ़र्क इस बात से मानता हूँ कि चूँकि हमारी जो एजुकेशन है वो उस स्तर की नहीं है जो इंडिपेंडेंट हमें सोच। हम लोकानुलोक गति कर रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं ले सकता, किसी एक मतांतर के हो जाए, किसी धार्मिक भावनाओं में बह के उसकी तरफ चले जाए, तो हम ये सोचने मजबूर हो जाएं कि देखो बहुत सारा पूरा मोहल्ला वहाँ जा रहा है, कुछ तो है, तो कुछ है, इसी को तो खंडन करते हैं। सुपरस्टिशन या अंधविश्वास है, उसमें नहीं जाना। तो हमें अंधविश्वास कतई नहीं मानना, उसकी बहुत बड़ी लंबी परिभाषा हो सकती है कि अंधविश्वास नहीं मानना, वैज्ञानिक सोच से काम करना है। चूँकि जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। पढ़ाई शेरनी का दूध है। जब आप पढ़ते ही नहीं तो तर्क कैसे कर सकते हैं? आपको 4 लोग, क्या आप अपने समाज से बाहर नहीं निकलोगे? जी निकलोगे। आप दूसरे लोगों में जाएंगे, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उनके बीच में बैठने की जरूरत है। मगर आप उनको फेस कब करेंगे? जब आप में पढ़ाई पूरी है, तो पढ़ाई है तो तर्क शक्ति भी है, उन्हीं की बातों को उनसे काट देंगे। मुझसे किसी स्टेशन पे मेरे, जब मैं एडीजे था, किसी जिला जज ने चुस्की लेके ये पूछा क्या डीवी सिंह एक बार बताओ,
तुम्हें ज़्यादा मालूम है रिजर्वेशन के बारे में, क्या है माजरा क्या है। तो जो उसका भाव था उसी भाव में मैंने समझाया कि सिंपल शब्दों में समझाऊँ। कहा हाँ बताओ। कि जैसे मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज तो बन गया अपनी मेहनत से, लेकिन मैं जीवन पर्यंत भी RWA का अध्यक्ष सेक्रेटरी बन सकता। समझो इस बात को, नहीं समझ रहे। वहाँ क्या है भाई, वहाँ किसी एक की जमात है, वहाँ मेरी कोई कीमत नहीं है। मेरी कीमत पढ़ाई से हो सकती है। तो सबसे पहले शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा पर ज़्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं कि वो बड़ी नपी तुली है, वो साइंटिफिक सोच की है। अब हम कहेंगे कि भारत का संविधान बाबा साहब ने बहुत अच्छा लिखा, उसके कितने इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, उनकी भी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने उठाता हूँ। अभी आपने पिछले दिनों देखा है, बहन जी सुन लीजिए, कि मोदी जी ने एक भाषण दिया था, इंडिया इज़ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री वो आपका कौन सा, अमेरिका। अमेरिका से ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेमबल है उसको वहीं से कैरी ऑन किया है। और आपने फिर चंडीगढ़ में क्या देखा, चंडीगढ़ में उसकी मदर ऑफ डेमोक्रेसी को तार तार हो गया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसमें कितनी कठोर टिप्पणी की, और वो जो पार्षद का चुनाव मेयर का जीता था उसे गो बैक होना पड़ा। ये संविधान की शक्ति है। दूसरे, संविधान की शक्ति के रहते हुए ही हमें आर्टिकल 32, यहाँ पे कुछ वकील लोग बैठे हैं, वो बहुत अच्छी तरह समझेंगे, आप भी समझेंगे कि ये मेरा उपचार है, रेमेडी है। यानी कि हैबियस कार्पस की है, रेट ऑफ प्रोहिबिशन है, रेट ऑफ क्यू वारंटो है, रेट ऑफ सेसोरेराई है, रेट ऑफ मैंडेबस है। ये 5 जो रिट है ये उपचार है। यानी कि जो रिट है उनको एनफोर्समेंट कराया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में उनका उपचार है। और जहाँ तक डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है वो उपचार उसका नहीं है, वो स्टेट की मेहरबानी का है। तो देखिए कैसे शुरू होता है। जो लोग संविधान को कोसते हैं, और हम तो प्रेम करते हैं क्योंकि ये तो हमारे बाबा साहब ने लिखा है, हम तो किसी भी कीमत पे उसको सुरक्षित चाहते हैं और उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते। अभी मैं रास्ते में था तो मुझे एक मैसेज आया, उसमें लिखा है कि ये संविधान किसने लिखा। मैंने कहा बाबा साहब ने। उन्हें रॉन्ग, गलत है, किसने लिखा। उन्होंने कहा श्याम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने लिखा। मैंने कहा वो तो कैलिफर थे, वो तो केवल स्टेनो थे, मैं जज हूँ, मैं स्टेनो को जजमेंट बोल रहा हूँ। तो जजमेंट किसका लिखा गया। मैंने कहा अरे मेरा। उन्हें कि नहीं आप गलत हो। तो इस तरह के समाज में बहुत सारे लोग हैं। अब संविधान की देखिए शक्ति, देखिए आर्टिकल 32 जो PN भगवती जी का समय था, उन्होंने कहा कि अगर हमारे गरीब लोग, बाबा साहब जानते थे कि इन पे इतनी ऊंची फीस वकीलों की देने के लिए नहीं है, तो इनलैंड लेटर पे भी अगर आप अपनी जो विक्टिमाइज हुए हैं, जो परेशानी है, उसको लिख के सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करते हैं तो वो भी याचिका में ठीक होगी। क्या समझे। अब जो संविधान से प्रेम नहीं करते तो उनको जवाब कैसे दिया जाए। हम कहते हैं कि तुम संविधान से तो प्रेम करते नहीं, लेकिन संविधान के बगैर आप इस देश में तो कम से कम नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी नया कानून 1 जुलाई 2024 से इनेक्टमेंट हो जाएगा। अभी वो 23 दिसंबर 2023 को एसेंट मिली थी उसको राष्ट्रपति की, लेकिन वो इनेक्टमेंट होने जा रहा है 1 जुलाई 2024 से। समझे बेटा, उसमें क्या है, तो उसके प्रोविज़न भी हमको जानने ज़रूरी है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, जिसको मैंने कहा कि उसके जो नाराज हैं उनको कैसे इसकी हेल्प मिलती है। अगर किसी के साथ क्रिमिनल मुकदमा घट जाए तो क्या करेगा, वो मंदिर जाएगा क्या, मस्जिद जाएगा क्या, नोट एट ऑल। वो कहाँ जाएगा, वो थाने में जाएगा। तो जैसी थाने में जाएगा और जैसी उसकी 0 FIR लिखी जाएगी तो क्रिमिनल लॉ कम इनटू द मोशन, उसी समय में क्रिमिनल लॉ शुरू हो गया।
अब क्रिमिनल लॉ क्या है भाई? आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, एक मैनुअल एक्ट हुआ। तो लॉ ऑफ लैंड क्या है? लॉ ऑफ लैंड तो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उस लॉ ऑफ लैंड से जो क्रिएट हुआ है वो सारा आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस के किस तरह से मेरे विरुद्ध मुकदमा डाला जाएगा। तो जब मेरे खिलाफ एफआईआर हुई और मुझे अरेस्ट हुई 41 में, तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मिला है कि मैं जानूंगा व्हाट फॉर, किस लिए मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, अंडर व्हाट सेक्शन, किस सेक्शन में किया जा रहा है, मेरा अपराध क्या है। और ये दरोगा जी की मर्जी नहीं है कि मैं बताऊं कि ना बताऊं, उसे बताना होगा, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। और इतना ही नहीं, अब नए कानून में तो जो वो आपका थाना है वहाँ पे एक सूचना बोर्ड रहता है, वहाँ लगाना पड़ेगा, पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा, और उच्च अधिकारी को मेरी गिरफ्तारी की सूचना भी देनी होगी। तो ये चीज़ हमको कहाँ से मिलेगी? ये मिलेगी संविधान से। संविधान हमको पढ़ना ही होगा, क्योंकि संविधान में जो प्रोविजन है कितने खूबसूरत है कि मुझे मेरे विरुद्ध मुझे थाने ले गए पकड़ के और मुझसे कहें कि अब तुम ये जुर्म स्वीकार करो, तो मुझे मेरे विरुद्ध गवाही देने के लिए, एविडेंस क्रिएट करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। आप मुझसे पूछताछ तो कर सकते हैं कि क्या हुआ, लेकिन आप मुझसे ये नहीं कह सकते ये स्वीकार करो। और ऐसी स्वीकारोक्ति जो धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रोविजन है, वो उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं। वो क्यों रखा गया? तो जानते थे कि इस तरह से विक्टिमाइज होगा। तो कितना वो खूबसूरत प्रोविजन है कि जांच के दौरान मुझे बताया जाएगा। इतना ही नहीं, मैं मुलजिम बन गया, मेरा फिर संवैधानिक अधिकार है कि मुझे मेरी मर्जी का वकील भी दिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। चूँकि इंडिया में एडवर्सरी सिस्टम है, डिपॉजिट सम अमाउंट 1 करोड़ विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 वीक में, 6 वीक हमने फिर पैसा उठाया और ले जाके हमें जमा कर दिया। अब हमने एक्सटेंशन लगाई कि ये जो 34 लाख समथिंग तुम जमा कर दिया और बाकी 1 करोड़ का शॉर्टफॉल कैसे पूरा करें। अब ये भय आप लोगों को लगा कि कहीं हमारे इस ऑर्डर को वेकेट ना कर दें, चूँकि 1 करोड़ का जो 6 सप्ताह में जमा करने का मैंडेटरी ऑर्डर था और ये रीट थी सेसोराई की थी, दिस रीट अंडर सेसोराई। और मैंडेमस बोलते हैं कि एक अधिकार के तहत अपने सबऑर्डिनेट को, वो सेसोराई भी यही है, मैंडेमस भी यही है कि इसको उनको डिसपोजेशन न किया जाए, चूँकि हम पोजेसन में हैं। और पोजेसन की थ्योरी जानते हो? पोजेसन इज द 9 पॉइंट ऑफ ओनरशिप, कब्जा सच्चा बाकी झूठा। अगर आपके घर में, ये तो बहुत लंबे समय चल रहा है, ये तो केवल डिफ़ॉल्ट हुआ, फर्स्ट अलॉट किया। अगर आप किसी को लाइसेंस के रूप में या टीनेंसी के रूप में अपने घर में रहते कि चलो महीने 2 महीने आप रह जाओ, फिर इसकी नीयत खराब हो जाए, आपका मकान खाली नहीं कर रहा, तो भारत का ऐसा कोई कानून नहीं बना कि उसके सामान को उठा के 4 पाई को बाहर फेंक दो। उसका विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है कि हम विधि की प्रक्रिया अपनाएंगे। तो हमको कैसे वेकेट कर देगा? नोड अथॉरिटी कैसे वेकेट कर देगा? हम अगर डिफ़ॉल्टर हुए तो उनकी जो शॉर्टफॉल है जिसे पूरा करने को तैयार है। अब हमें 2 लड़ाई है, इसमें 2 लड़ाई है कि चूँकि हम बोनाफाइड हैं, हम पोजेसन में हैं, डाउन ट्रोजन्स हमारा समाज है, एक साथ पैसा इकट्ठा करके हम दे नहीं सकते। हम पे सिर्फ ये मेहरबानी कर दो कि जो इंटरेस्ट है, जो चक्रवर्ती है, उसे तो वेव कर दो, और जो तुम्हारा कायदे बन रहा है उसको ले लो। ये तो ऐसे लिखा। तो मेरी बात से कुछ सहमत हुए नहीं आप? अच्छा। अभी मैं कंटिन्यू रखूँ या बैठ जाऊँ? इन्होंने कई बार ये कह दिया कि हमारे चीफ गेस्ट जल्दी जाने वाले हैं। मुझे लगा ऐसे कि ये भग्गू आदमी भागना चाहता है, हम भागने वाला नहीं है। जब आप मुझे सुनने को तैयार तो मैं सुनाने को तैयार हूँ। देखिए, जो संविधान की हमने बात करी उसके बहुत प्रोविजन है। मैंने आर्टिकल 32 बता दिया जिसमें फंडामेंटल राइट्स है। उसकी जो
उसकी जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना, सब कुछ उसी में है। वी आर पुपिल ऑफ द पुपिल फॉर द पुपिल। और उसका संविधान, उसका प्रियम्बल का मतलब है कि उसका एम और ऑब्जेक्ट क्या है। उसका ऑब्जेक्ट ये है कि सोशल जस्टिस हो, सामाजिक न्याय हो, सभी के साथ हो, सबसे बड़ा ये है, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक द्वेषभाव हमारे साथ में हो, और चूँकि समानता रखी जाए, जैसे पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है, तो सारी नौकरी अगर प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी तो पब्लिक सेक्टर में क्या बचेगा। ये समानता रखी जाए, बैलेंस रखेगा। 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने आपका क्या किया था, वो जो रेफरेंस था, रेफरेंस यानी ऑब्जेक्ट ऑफ, जो उसका रेफरेंस बना के लाए, वो था कि मैं इसमें ऑब्जेक्ट है, ये उद्देशिका है, इसको किस तरह से भारत के लोगों को किस तरह से न्याय की समानता, अवसर की समानता, शिक्षा की समानता, स्वतंत्रता की समानता, ये कैसे मिलेगी, उसी का तो था। तो तब उसमें ये चीज़ को जोड़ा गया। और इसमें बहुत चर्चित केस है जो लॉ के कुछ स्टूडेंट जानते होंगे, मैं दोहरा रहा हूँ सिर्फ। एक गोरखनाथ का केस आया, सबसे पहले गोरखनाथ 1968 में। उन्होंने कहा कि प्रेमबल में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में छेड़छाड़ की जा सकती है। उसी के साथ बेरुबेरे वाला केस आया, बेरुबेरे वाला, उसने कहा नहीं, ये तो संविधान का भाग ही नहीं, इसमें छेड़छाड़ क्या। उसके बाद में केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला 1973 आया, जो आपका गोरखनाथ वाला केस था। उसमें 11 जज थे, उसमें 6-5 से निर्णय हुआ, लेकिन प्रश्न फिर भी खड़ा रह गया, क्या संविधान से छेड़छाड़ हो सकती है। और उसने कहा, केशवानंद भारती ने स्पष्ट किया इस बात को, नॉट एट ऑल। चूँकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें अगर छेड़छाड़ हुई तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और धारा 13 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसका जुडिशल रिव्यू करने का अधिकार कोर्ट को होगा। जैसे अभी कृषि कानून ख़त्म कर दिया, NGA ख़त्म कर दिया, नेशनल जो जजेस अपॉइंटमेंट होते थे वो ख़त्म कर दिया, आपका इलेक्टोरल बॉन्ड ख़त्म कर दिया, ऐसा संविधान ने बता दिया। कोई भी कानून आप इस तरह का नहीं बना सकते जो भारत में संविधान लिखने के बाद से धारा 13 का बहुत बड़ा महत्व है, आप नहीं बना सकते। अब आप कहते थे पब्लिक डोमेन में बात आ रही है आजकल कि संविधान बदला जाएगा। अभी मैं किसी मंच पे था तो मुझे बुलवाया गया कि जैसा सर सुनो भी इस पॉइंट में, तो थोड़ा काट छांट के मैं आपसे बताता हूँ, कहीं बात हिट ना हो जाए। मेरे विचार में आज तक 105 अमेंडमेंट हुए, और क्योंकि संविधान में संशोधन का ऑलरेडी एक नियम है, प्रोविज़न है, तो संशोधन तो हो ही सकता है। लेकिन धारा 368 जो अनुच्छेद कहता है, ऐसा कोई छेड़खानी जो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डेंट लगा दे, ऐसा कोई भी संशोधन नहीं हो सकता है। समझिए आप बात को। तो ये संवैधानिक प्रोविजन हमारे सामने है, उनको जब तक बर्दाश्त नहीं करोगे आप, तो आपको कोई भगा देगा। अब मैं कुछ छोटी छोटी बातों से आपसे बता दूँ। अभी नया कानून आया है, ये 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहा है। पिछले 4 महीने से CDTI में, जो सेंट्रल डिडक्टिव रिसर्च सेंटर है गाजियाबाद में, पढ़ाने का मुझे अवसर मिलता है। वहाँ ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। वो इसलिए पढ़ा रहे किसी को गलत ना हो जाए, कोई चपेट में ना जाए। पहले FIR लिखाने का 2 प्रोविजन थे, या तो ओरल या लिखित। लेकिन जो नया वाला कानून है जिसमें 0 FIR बोलते हैं, तो 0 FIR का मतलब ये है कि बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, आप भी जिले में बैठे हो, आपके परिवार के साथ कोई हादसा हो जाता है, घर के मुखिया हो, आपको रिपोर्ट लिखानी पड़े, तो उसे बोलेंगे 0 FIR। और जो आपने
इलेक्ट्रॉनिक बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से सूचना दी है, तो वो थानेदार उस सूचना को उसमें डिवाइस में गैदर करेगा और ये भी नहीं करने का तुरंत भाग के आ जाओ। 3 दिन आपको मिलेगा, 3 दिन में थाने जाओ, यू पुट योर सिग्नेचर और द थंब इम्प्रेशन एज द केस में कि जो तुम चंदी सको। ये बड़ी बात नहीं है। आपसे पहले सर्च और सीजर, आप मुलजिम बन गए, आपसे कोई बरामदगी दिखाई जा रही है, पुलिस ने 2 जेबी गवाह पकड़ लिए कि इसके सामने ये चीज़ बरामद हुई थी, तो उसमें ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन होता था, बड़ी दरख्वास्त लगती थी, सोचे जाओ। लेकिन अब सर्च और सीजर में ये प्रोविजन है जिसमें 7 साल या उससे ऊपर की सज़ा है। उसमें अगर कोई जब्ती आपसे मिलती है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, अगर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है और चार्जशीट सबमिट हो गई है, तो ऐसी चार्जशीट नल एंड वॉइड होगी, बेकार है। ये अच्छी बात हुई कि नहीं हुई? तो नया कानून आपको पढ़ना है। नए कानून की कुछ चीज़ें तो है जो पढ़ लेनी है, जो अपनी सभी बहन बेटियों के लिए काम आ रही है। उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन आए, मुझे आपको समय नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ मैं आपसे बताऊँ, आप वो भी जाएंगे, मैं कहेंगे कि जैसा हमने पकड़ के बैठा लिया मुझे यहाँ। और वो जो बात चलती है हिंदू राष्ट्र की, उसे भी देखो। 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था, उसमें 53 जो छोटे छोटे अनुच्छेद थे सब खत्म कर दिए। उसमें एक वर्ड सेकुलरिज्म जोड़ेगा, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब पंथ निरपेक्ष, यानी कि जैसे श्रीलंका में है वहाँ सैद्धांतिक तौर पर धर्म है, वो क्या धर्म है, वो बौद्ध धर्म है, लेकिन इंडिया में नहीं है। यहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं है और राज्य कोई धर्म मुझ पर थोप भी नहीं सकता। तो उस चीज़ के लिए ये जो बहस चल रही है, जो वाहियात बहस चल रही है, उसमें ज़्यादा मगज पच्ची करने की जरूरत नहीं है। अगर बाबा साहब नहीं पढ़ते ना तो संविधान लिखते, और बाबा साहब नहीं पढ़ते ना मैं आता यहाँ पे, ये कहा उन्होंने भक्ति जी ने, और उनकी बात में थोड़ा कहीं कहीं कॉन्ट्रेरी हुआ। कहते जो माउंट है ना, माउंट, आपको माउंट कहा जाता है, सही लगा, माउंट वो कहते हैं कि हमारी समाज में उपयोगिता कम हो गई है, हम किसी के जाते हैं वो तवज्जो नहीं देता और हल्के में लेने की कोशिश करता है। उन्होंने ये भी कोट किया, आई नेवर अटेंड द मैरिज सेरेमनी, बर्थडे पार्टी एक्सेट्रा। आप जो हैं समाज का एक दर्पण है, आपने एक आवरण ओढ़ रखा है, आप बौद्ध हैं और बौद्ध की जो पीचीज है उनको आप समाज में दे रहे हैं, तो ये तो वैसे भी हल्कापन हो जाएगा कि आप किसी घर में दावत उड़ाते करें, ये तो वैसे भी सही नहीं है। अब जहाँ तक आपने कहा कि 9 किलो की बात कि रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया, मेरा मत इसमें थोड़ा भिन्न है, आज समय कम है, लेकिन मैं एक बात जो कहूँगा, इसमें 140 करोड़ जनसंख्या होती है, उसमें 23 करोड़ हमको मान लिया। उस 23 करोड़ में 1 करोड़ की नौकरी बहुत बढ़िया बन लगती है। वो जो 1 करोड़ की बहुत बढ़िया लगती है, जिन्होंने IPS, IAS, जज, मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, इंजीनियर एक्सेट्रा बन जाते, टीचर बन जाते, वो हमें सीधे सीधे कोई वो हमारे पर्स नहीं देते, उस समाज के हैं, हमें उस पर घमंड होता है। अगर किसी एक ज़िले में DM बन गया, कप्तान बन गया, जज बन गया, तो आप लोगों का मनोबल बढ़ता है। अगर मेरे साथ जाती हुई तो सीधे जज साहब के पास जाऊँगा, DM साहब के पास जाऊँगा, सिर्फ ये लाभ है। नौकरी लगे सो फार, ना लगे भाड़ में जाए, एकदम भाड़ में जाए, चूँकि नौकरी जीवन का बहुत छोटा पार्ट है और जीवन बहुत बड़ा है। 20 साल आप नौकरी, 30 साल नौकरी की, इससे सब कुछ हो जाएगा। आप में ज्ञान की जो उल्टी कर रहे हैं, बहुत ज्ञान है, तो ज्ञान की उल्टी करने से आपसे लोग दूरी बना लेंगे। मैं अगर सामान्य बात नहीं करूँगा, मुझसे दूरी बना लेंगे। हमें अपने लोगों को ज्ञान नहीं दिखाना, उनसे बहुत भी पोलाइट होकर बात करनी है कि मुझे बुद्ध बनाने के लिए तुम प्रयास कर रहे हो, तो मुझे ऐसे उदाहरण पेश ना करो जिससे मेरा टेम्परामेंट लूज हो जाए। मेरी बात गलत तो नहीं समझ आ रही भाई है? हम जो है जब ज्ञान की ज़्यादा अपनी चर्चा करते हैं कि मुझे सुनो और मैं एक धर्म गुरु हूँ, मुझे सुनो, आपकी बात बहुत अच्छी हो सकती है। नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ।
मेरी बात कर लो। अच्छा मुझे एक सेकंड मेरी बात कर लो। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बोल नहीं मैं बोल तो आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनिए ना, मैं वो बात नहीं कर रहा। चलो देखिए मैं उसका जवाब दूंगा। अरे बैठिए मैं जवाब दूंगा उसका जवाब। अरे जवाब देते हैं, सुनिए भाई देखिए बात सुनो, वो मेरे सुनो वो आदरणीय है, ये बात सुनो, अरे बात कर लीजिए, मुझे पूरी बात कर लीजिए, मुझे पूरी बात कर लीजिए, आप पूरी बात कर लीजिए, पूरी बात कर लीजिए, आपने मुझे बात कर लीजिए, ये सुनिए, सुन लीजिए, आपसे मैं बात खत्म हो रही है, क्षमा प्रार्थी, मेरी बात सुनिए, बंद कर दे। नहीं ये बात सुनिए, मैं बात तो बोलूँगा, नहीं मुझे बोलना है, मैं उस बात को घटा के बोलता हूँ। अरे सुन लीजिए एक बार, अरे सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए शांति, एक बात से मैं बात खत्म करता हूँ। अरे आपकी बात ध्यान सुन लिया, ध्यान सुनिए, सुन लो जरा भाई, मैं हिंदू हूँ, इन्होंने बताया। अरे सुन लो पहले एक बात, सुनो भाई, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस बात को बहुत ध्यान सुन लीजिए। आप में से सुनो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो समाज के लिए कुछ ना कुछ तो देते हैं, देते हो नहीं देते? क्या आप इसलिए देते हैं क्या बौद्धिस्ट हैं? सुन रहा पूरी बात, आप इसलिए तो देते हैं, आप समाज कहने के तो हैं, ये मेरी बात नहीं कहनी देते, आप बात नहीं कहना चाहते, पूरी बात तो सुनो, मुझे बात तो कहनी दो पहले। देखिए बात सुनिए, बाबा साहब के जन्मदिन पर, सुनिए मेरे बात, बाबा साहब के जन्मदिन पर जब मैं अलीगढ़ था, वो छुट्टी नहीं करते थे 14 अप्रैल, पर चूंकि मैं इस पोजीशन में था, मैंने उस छुट्टी को लिखकर माननीय उच्च न्यायालय भेजा। माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें आपत्ति के तौर पर मुझे बुलाया, चूँकि मैं कर सकता था, मेरा प्रोवेगेटिव था। क्यों किया? हमारी उनसे भावना जुड़ी है, हम उनकी इम्पोर्टेंस जानते हैं। अगर किसी गलती से किसी कारणवश मैं बौद्धिस्ट नहीं बन पाया तो मुझ में आप जितनी सज़ा देना चाहो सज़ा दे दें। क्या मैं बौद्धिस्ट नहीं बना तो मेरे समाज में उपयोगिता खत्म हो जाएगी, और आप जो है आप एक विशेष स्थान आप रखते हैं तो आपका स्थान सर्वोपरि हो जाएगा और मेरा स्थान बहुत नीचे हो जाएगा। मैं क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, है क्या बात करते, बोलने नहीं देते, बात क्यों नहीं देते पूरी? ये जो है इस बात पे तो ये मेरे मित्र बैठे हैं, ये समझते हैं बहुत बढ़िया। कई बार अगर हम किसी से ये कहें कि जानिए और मानिए तो मेरी BBC से है, सुनिए कई बार, आप सुन लो जानिए मानिए बात सुनिए, सुनिए आप सुनिए, I told you don't close your ear. Please. देखिए इस बात पे मेरी गलत बात हो सभा हाथ उठा के कहे कि जो सब गलत बोल रहे। हमारा बौद्धिज्म कहता है, भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है वो क्या है कि पहले जानो और मानो वैज्ञानिक धर्म है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भगवान नहीं होता तो क्या मेरे कहने से तुरंत आप इस बात का विश्वास कर लो भगवान नहीं होता? मैं यही तो जानना चाहता हूँ, उसकी गहराई तक जानना चाह रहा हूँ। मेरा दोष है इस बारे में क्या भाई, जब तक मैं पूरा नहीं जानूँगा तो ऊपरी तौर पे, सतही तौर पे अगर मैं बौद्धिस्ट बन जाऊँ या और उससे आगे चीज़ बन जाऊँ फिर एक वैक्यूम रह जाएगा, कोई कमी रह जाएगी। मैं अगली बात कहता हूँ, जो मैं कहना चाह रहा था वो गलत अर्थों में नहीं। मेरे पास में इटावा एक ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा अथर्ववेद में PhD है, अथर्ववेद में PhD। मैं आपको नहीं कहना चाहता, इन्होंने बात को कट कर दिया, पता नहीं क्या भरे बैठे थे। मैंने उनको आने के लिए कहा, बुलाया नहीं था, वो किसी ने भिजवाए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ये बताइए कि आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं मेरा कोई काम नहीं था, आपने किसी से कहा कि जज साहब मैं जाना चाहता हूँ। सुन लो, उसने ज्ञान की उल्टी कैसे किया,
वो चूँकि अथर्ववेद में अपने आप को PhD बता रहे थे, उन्होंने कही छिपकली मेरे ऊपर कैसे गिरी? तो सरकारी आवास है, इसमें छिपकली राहु केतु का दोष मानते हैं क्या? मैं तो पकड़ के लाया हूँ आपके ऊपर गिरवा दिया। एक बार उन्होंने अगला प्रश्न किया कि आप दुर्गा सप्तशती के बारे में क्यों जानना चाहते हो, जो उसके 732 श्लोक है। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कौन सा श्लोक है जिससे मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। एक सही बात खत्म बताओ, जिससे मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। उसने अपना कहा, अपना इस तरह का प्रदर्शन किया। मैंने कहा बहुत विद्वान है आप, PhD, लेकिन व्यवहार जो है विद्वता से ऊपर है। ये बस मैं यही कहना चाहता था। चाहे मुझसे गलती हो चाहे किसी और से।